AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है और आज जोधपुर पहुंचा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, राजस्थान में आप हर जगह घूमे हैं, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान में आपका दौरा है, इसको राजनीतिक हलकों से किस तरीके से देखा जा सकता है? नहीं, हमको हमारी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम आ रहे हैं, पूरा राजस्थान जा रहे हैं। और इस साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो ऐसा कुछ ख़ास तौर से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो रूटीन में हमारा हम काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ, पार्टी के तमाम लोगों के साथ। हम भी आकर यहाँ पर उनका ताउन दे रहे हैं उनको। आपको लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, इस बार अगर असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में अगर चुनाव लड़ते हैं या मतलब उनकी पार्टी लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है वो उनकी गलतियों की वजह से हो रहा है, उनकी नाअहली की वजह से, उनके आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से हो रहा है, उनकी आपसी लड़ाई की वजह से हो रहा है। और उनमें वो दमख़म नहीं रहा, लड़ने का जज्बा नहीं रहा। अब इन कमज़ोरियों को अगर कांग्रेस दूर नहीं करेगी और असदुद्दीन ओवैसी को ज़िम्मेदार खड़ा करेगी, तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे को और इज़्ज़त बख्श रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की हार और कांग्रेस की कमज़ोरी, उसके वजूहात, उसके रीज़न्स कुछ और हैं। मगर कांग्रेस के नेता इतने अहंकार और गुरूर में डूबे हुए हैं कि वो गर्दन झुकाकर नीचे नहीं देखना चाहते। तो वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो वो मामला इन लोगों से है। अच्छा सर, जिस तरीके से औरंगाबाद का भी नाम बदला जा रहा है, वहाँ पे भी विरोध हो रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आप नाम बदलना चाह रहे हैं, बताइए आप नाम किस लिए बदल रहे हैं? औरंगाबाद में आज भी आप जाकर देखिए, पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। चल कर देखिए, आज भी रोड्स का मसला है। आपको नाम बदलने से क्या हासिल हो रहा है? सिर्फ नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं आप। उनको सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया था, इसमें जजेस ने कहा कि भाई आप क्यों, कोर्ट ने कहा अगर मैं गलत ना कहूँ, तो आप क्यों जो माजी में हुआ बदलना क्यों चाह रहे हो उसको? आप तो सिर्फ वही करना चाह रहे हैं, नाम बदलना चाह रहे हैं। आपने औरंगाबाद के लिए क्या किया बताइए? तो वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे MP इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में, जिसमें पूरे समाज से उनको ताउन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और ये गलत काम वहाँ की बीजेपी की सरकार ने किया। अच्छा, जिस तरीके से नासिर और जुनैद को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए, राजस्थान सरकार बाद में मरहम लगाने भी गई, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कहाँ, मुख्यमंत्री को तो पहले जाना चाहिए था जुनैद और नसीर के घर को, उन पीड़ित परिवार के घर को जाकर उनसे मिलते, बात करते। मगर हमारे बार बार बोलने पर, हमारे क्रिटिसिज्म पर मजबूरी में मुख्यमंत्री को जाकर मिलना पड़ा कई दिन के बाद। बल्कि बीच में तो वो वहाँ से घटमिका से एक 40 मिनट दूर पे एक शादी में अटेंड करे, वहीं रास्ते में था, रुक जाते, नहीं गए, वो भी हम बोले, तो बाद में जाना पड़ा। और अफसोस की बात यह है कि इसी वायलेंस जो हुआ, उसी तरह उदयपुर में और एक जगह पर इसी तरह के वाक़यात हुए जो कंडेमनेबल है। वहाँ पर मुख्यमंत्री की सरकार ने, अशोक गहलोत ने 50 लाख रुपये और एक गवर्नमेंट नौकरी का अनाउंसमेंट किया। यहाँ पर आप जुनैद नसीर को दे रहे हैं 15 लाख रुपये गवर्नमेंट के 3 स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई? क्यों आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? वायलेंस तो वायलेंस है, मरने वाला तो इंसान है ना। उसका रिलीजन अलग हो सकता है, मगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप अपनी कमज़ोरी को और अपनी छोटी सोच को दिखा रहे हैं, नफ़रत को दिखा रहे हैं, आप भेदभाव आप कर रहे हैं, मौत में भी भेदभाव कर रहे हैं आप। कुछ गिरफ्तार भी नहीं हो रहे हैं। जितने लोगों का नाम आया गिरफ्तार भी नहीं हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन आपका है, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, और आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। माने आपके प्रदेश में आकर ये लोग किडनैप करके मार देते हैं, तो आप कुछ हरकत ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या इंसाफ करेंगे फिर आप? यानी आप सीरियस ही नहीं है। जुनैद नसीर के मामले में अशोक गहलोत की सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है।
आपको लगता है हरियाणा सरकार भी बचा रही है? हरियाणा सरकार ही ने तो इन लोगों को पैदा किया, बल्कि आपके टीवी चैनल ने तो, आपके एसआईटी की विंग ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें आपने बताया कि कैसे हरियाणा की पुलिस इन सो कॉल्ड गौरक्षक की मदद करती है। वो कैसे जो लोग जानवर ले जाते हैं उनको एक्सटॉर्शन करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। तो पुलिस ने खुद कहा आपके स्टिंग ऑपरेशन में। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस एसआईटी आपका स्टिंग ऑपरेशन किया, उनको एक्सपोज किया, जो हम हमेशा कह रहे थे कि ये गौ रक्षा के नाम पर ये लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। मोनू का भी नाम आया। वो तो मोनू डार्लिंग बना हुआ है संघ परिवार के लिए। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा जब इसको पार्लियामेंट इलेक्शन में ये खड़ा होकर बीजेपी का टिकट मिलेगा और बोलेगा 24 में मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए। टिकट देगी बीजेपी, ऐसे ही लोगों को बीजेपी टिकट देती, देखना आप। जब जो ऑपरेशन हुआ, जो सारी दुनिया देखी, ना तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ना उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिनको आपने दिखाया कि एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, कुछ नहीं, ओपन छूट है इन लोगों को। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी के पूरी पैदावार है आरएसएस की, ताकि वो डराएं, धमकाएं, मुसलमानों को बदनाम करें और अपनी सियासी रोटी सेकते रहें। जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें सभी आरोपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये जो कमेटीज़ बनाए गए हैं, जिसका नाम आप लिए, जो मोनू डार्लिंग बना हुआ है, वो तो आरएसएस का है। उसके कई तस्वीर हैं शाखाओं के परेड के साथ। ये सब के सब आइडियोलॉजिकली तो जाकर, ये तसल आरएसएस है ना, ये आइडियोलॉजिकली वहीं पर जाकर मिलते हैं। इसीलिए तो इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसलिए इनको कोई छूता नहीं है। आप बताइए, वारिस नामी लड़के को उसके मुंह से खून बह रहा है और फेसबुक लाइव करते हैं और वारिस मर जाता है बाद में। कासिम को गोली चलाता है, यूट्यूब पे उसका वीडियो है और कोई एक्शन, आरोपी है उसमें, एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर। आपके स्टिंग ऑपरेशन में ग्रुप आपने बताया, उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हरियाणा सरकार ने क्या एक्शन लिया बताइए? कुछ नहीं लिया। एक्सपोज हो गए, बदनाम हो गए, मगर फिर भी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो इनकी सपोर्ट है गवर्नमेंट की, बीजेपी की। आपको लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी एनसीपी का सपोर्ट, फिर अभी नागालैंड में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये देखिए, अब हम पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस के लीडर से, जो देश भर फिरे, राहुल गांधी सेकुलरिज्म यहाँ पर भी बोले, विलायत में भी जाकर बोल कर आए। अरे भाई, जो आपके साथ 15 साल आपके साथ सरकार में थे, आज भी आपके अलाइज हैं, ये कौन सी आपकी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है जिसको आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप नागालैंड में बीजेपी की सपोर्ट करेंगे और आप 24 में बीजेपी को हराएंगे और राजस्थान में बीजेपी को रोकेंगे। बोले मुख्यमंत्री, मैं चैलेंज कर रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को, क्या पोजीशन है तुम्हारा इस बात पर? क्योंकि उनका नाम शरद है तो वो दूध के धुले हुए हैं। अगर उस शरद का नाम शादाब होता तो बोलते देखो ये बी टीम हो गया। यही इनकी जो हिपोक्रेसी है, यही इनका बताता है कि बीजेपी से क्या मुकाबला करेंगे लोग। आप तो नागालैंड में बीजेपी की सपोर्ट करें और फिर आप बोलेंगे नहीं हम 24 में वैसा करें। कहाँ करेंगे आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप ही ने तो पहली मर्तबा फडणवीस को सुबह 6 बजे, कितना 5:30 बजे आपने शपथ दिला दी, फिर आप अब नागालैंड में देख रहे हैं। अब आप बताइए आइडियोलॉजी के ऊपर क्या कमिटमेंट है? और कांग्रेस पार्टी के करीबी साथी अलाइज हैं उनके। इससे जाहिर हो रहा है कि सब अंदर से मिले हुए हैं। वो जो कहावत है ना कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, अंग्रेजी कहावत है, द किंग हैज़ नो क्लोथ्स बट एवरी वन हैज़ नो क्लोथ्स। ये तो वो कहना पड़ेगा। यही हो रहा है। क्या है आपका, आप आंखों में धूल झोंक रहे, जनता देख रही है, अच्छा है। हमको आप उंगली उठाते थे, आज आप एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह इसमें, कांग्रेस और एनसीपी इसमें। यूपीए अलायंस में पहले आप थे, अब आप नहीं हैं, क्या लीडरशिप को लेकर कोई सवाल? नहीं, हम यूपीए के अलायंस में बिल्कुल थे और हमारा यूपीए के अलायंस में रहने का उसका एक बैकग्राउंड है।
1998 में चंद्रबाबू नायडू ने उस वक्त आंध्र प्रदेश में यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर एनडीए के लिए सपोर्ट किया था। फिर 99 में वो कम्प्लीटली बीजेपी में चले गए, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। उस वक्त से हम, उस वक्त राजशेखर रेड्डी, लेट राजशेखर रेड्डी अपोजिशन लीडर बने, तो हम तेलुगु देशम बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए उस वक्त के आंध्र प्रदेश में हम टीडीपी और बीजेपी को अपोज कर रहे थे। फिर 2004 के लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा एमपीज कांग्रेस को कहीं पर मिले तो 35 से 36 एमपीज मिले थे आंध्रा से। यूपीए बनी, हम उसका हिस्सा बने। राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई 2009 में। उसके बाद जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री जो भी बनते थे, किरण को रोशिया साहब बने, फिर किरण कुमार रेड्डी बने, कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया, हम छोड़ दिए, हम यूपीए का साथ छोड़ दिए। और 2012 से हमारा कोई रिश्ता नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, इनको करीब से भी देख चुका हूँ, दूर से भी देख रहा हूँ, और ये इनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। भाई 15 आप देखिए क्या हो रहा है। फिर उस वक्त मैंने यूपीए का साथ दिया 2008 में, जब न्यूक्लियर डील का नो कॉन्फिडेंस आया था, मैं सपोर्ट करा। इनको इतने बेशर्म है ये लोग कि तुम्हारे बुरे वक्त में हमने तुमको साथ दिया था, और आंध्र प्रदेश के असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्हीं के एमएलए ने अपने सीएम के खिलाफ लाया था, उस वक्त हम सपोर्ट किए। आज आप देखिए बड़े बड़े इल्ज़ाम झूठ हम पे लगाते हैं, तो हमको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मगर सिर्फ याद दिला रहे हैं, याद हो ना हो, मगर ये फैक्ट है, ये सही है। अच्छा, जिस तरीके से 2024 में चुनाव लोकसभा में होंगे, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं मोदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है देश में, कांग्रेस अपोजिशन का फ़र्ज़ नहीं निभा पा रही है? 2024 मैं आज भी कह रहा हूँ, एक ओपन इलेक्शन है अभी भी। आप अगर आपको कुछ मालूम तो मुझे नहीं मालूम वो बात, मगर मुझे जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल नॉलेज है, अभी भी ओपन इलेक्शन है। मगर अगर आप इंडिविजुअल लीडर्स के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। आप लड़िए इलेक्शन, 540 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लड़िए इलेक्शन, तेलंगाना में तेलंगाना पे लड़िए, हैदराबाद में हैदराबाद पे लड़िए, सिकंदराबाद में सिकंदराबाद पे लड़िए, औरंगाबाद का औरंगाबाद के नाम पे लड़िए, बीजेपी को आप हरा सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में मुसलमानों को लेकर एक ऑप्शन मिल जाएगा, बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में नहीं, तो AIMIM को, तो इसको किस तरीके से देखें कि मुसलमानों के लिए राजस्थान में एक ऑप्शन तैयार हो रहा है? नहीं, हम तो अपनी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद भी है कि हम यहाँ पर एक वायबल विकल्प के तौर पर अच्छा पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरे, और हमारी कोशिश भी वही है। तो अब देखिए, ये तो आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर मुनहसर है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, अपना काम करेंगे, और हमारा मानना ये है कि राजस्थान में जो जितने बिरादरियाँ हैं, और जिसमें ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जाट, गुज्जर, राजपूत, इन सब लोगों ने अपने अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, दोनों पार्टी में, मगर अपनी लीडरशिप को बनाया, और अपनी उस लीडरशिप के ज़रिए वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, अपनी तकालीफ को हल कर लेते हैं। मुस्लिम समाज को उन्हीं से सीखना है, हमको उन्हीं से सीखना है। भाई गुज्जर समाज के लिए लेट बैंसला साहब ने जो खिदमात की कोई इनकार नहीं कर सकता। भाई जाटों समाज के लिए लोगों ने किया, राजपूत समाज के लिए किया, कई लोगों के लिए किया, बरादरियों ने किया, अपनी मेहनत की। तो ये हमको देखना है। इसी देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है ना भाई, आपको तो अपना सत्ता में शेयर भी तो मिलना चाहिए, तभी तो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। वरना अगर आप सिर्फ एक बैंड बाजे की पार्टी बनकर रहेंगे तो याद रखिए, जब दूल्हे की बारात निकलती है तो जिस जगह पर दूल्हा जाकर बैठता है वहाँ उस जगह पर बैंड बाजे वालों को आने की इजाज़त नहीं होती। बड़ा शोर शराबे से दूल्हे का बारात जाती है, मगर जब दूल्हा अंदर जाता है जहाँ पर बैठता है दूल्हा बारातियों के साथ, बैंड बाजे वालों को बोलते तुम बाहर ठहरो,
बैंडबाजी की पार्टी मत बनिए, खुद दूल्हा बनिए। और जिस तरह इन समाजों ने अपनी मेहनत के कुर्बानियों से हासिल किया, उसका काम करिए। हम तो वही काम करना चाह रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही पैगाम हमारा है। अच्छा, जिस तरीके से राजस्थान के मुसलमानों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, क्या है वो रिपोर्ट, वो कब तक? रिपोर्ट हम एक्सपर्ट्स को दिए हैं, और जो राजस्थान के मुसलमानों के सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और हेल्थ में जो पोजीशन है, वो एक्सपर्ट्स डेटा, गवर्नमेंट के डेटा को सामने रखकर उस रिपोर्ट को तैयार किए हैं और उनकी फाइंडिंग्स भी दिए हैं, और उसमें हमारी तरफ से ओपिनियन भी होगा और रिकमेंडेशंस भी होंगे जो हम सरकार को देंगे। तो इसमें आएंगे। ये थे हमारे साथ असुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने खुलकर बात की। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।